Hello everyone. So in today's video, we are going to study the complete chapter of breathing and exchange of gases with the help of this most awesome book from Neet Kaka ji, that is NCERT निचोड़। तो अगर तुमने NCERT से किसी भी चैप्टर को पढ़ लिया है, फिर अगर तुम उसको रिवीजन करने जाओ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ही टाइम लग जाता है रिवीजन में। पर ये जो NCERT निचोड़ बुक है, इसमें NCERT के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर है और इससे तुम किसी भी एक चैप्टर का मैक्सिमम टाइम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी चैप्टर समराइज फॉर्म में दिया गया है मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। First, respiration. So what is respiration? Respiration is the oxidation of nutrients in the living cells to release energy for biological work. जैसा कि तुम लोग जानते होगे, एक प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है, पर उससे हमको एनर्जी नहीं मिलता है। अब हमें फूड से एनर्जी कैसे मिलता है? तो वहाँ पे मेन गेम आता है रेस्पिरेशन का। तो डाइजेशन से जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हुए थे, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इन द लिविंग सेल्स, जिसके एनर्जी रिलीज़ होता है और हम सारा बायोलॉजिकल वर्क्स परफॉर्म कर पाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ ब्रीदिंग। सो अगर तुम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग देखो तो एक लेमन पर्सन को इन दोनों में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलेगा। तुम नीट एस्पिरेंट्स हो तो तुमको इन दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो मैंने बताया अभी, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जिससे एनर्जी रिलीज़ होता है और हम वर्क कर पाते हैं, जबकि ब्रीदिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रीदिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय एल्वियोलाई इन द सेल्स। तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन जो हमने एटमॉस्फेयर से लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एल्वियोलाई से प्रोड्यूस किया, उन दोनों का एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू synonymous terms, not synonymous, it's similar terms, that is respiration and breathing. Next topic, respiratory organs. So respiratory organs are the organs which help or aid in the process of respiration. First, general body surface. Example, lower invertebrates. Example, sponges, coelentrates and flatworms. सो ये सारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये बहुत ही सिंपल टाइप के हैं। इनमें कोई भी ऐसा स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। इनमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जनरल बॉडी सर्फेस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन में तुमको दे दिया जाएगा कि जनरल बॉडी सर्फेस से किसमें किसमें रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट दे देगा स्पंजेस, सिलेंट्रेट, देन फ्लैटवर्म्स एंड नेक्स्ट मैमल्स। तो तुमको मैमल्स को वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा, उसके लिए तुमको सारे एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। नेक्स्ट, स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म, लीच एंड एम्फीबियंस। सो अर्थवर्म हमारा एनिलिड का मेंबर है, लीच भी हमारा एनिलिड का मेंबर है। सो इन तीनों में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मिलता है। नेक्स्ट, ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स क्या होते हैं? सो जो भी इंसेक्ट होते हैं उसमें हमारे जैसे ब्रोंक्यूल्स होता है, तो उस टाइप का एक सिमिलर स्ट्रक्चर इंसेक्ट्स में देखा जाता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ट्रैकियल ट्यूब बोला जाता है। एग्जाम्पल आर इंसेक्ट, मिलीपीड, सेंटीपीड एंड स्पाइडर। एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ भी भूले तो तुम्हारा 1 मार्क्स वहीं पे जा सकता है, -5 होगा, 4 तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एक नेगेटिव भी होगा। सो बायोलॉजी के कोई भी चैप्टर में तुमको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर द एग्जाम्पल्स। वो तुम किसी भी हालत में नहीं भूल सकते, उसको तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, पर करो। नेक्स्ट, गिल्स। गिल्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल, फिशेस, टैडपोल एंड प्रॉन। सो टैडपोल लार्वल फॉर्म होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि फ्रॉग में और बहुत से ऑर्गेनिज्म में टैडपोल देखा जाता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का टैडपोल है वो वाटर में रहता है, तो उसमें फिशेस में और प्रॉन्स में किल रेस्पिरेशन देखा जाता है। एंड द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म इज रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल आर मोस्ट वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स बहुत ही एडवांस्ड टाइप के एनिमल्स होते हैं, इसलिए उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन विच इज़ थ्रू लंग्स ये देखा जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एयर पैसेज, दैट इज़ एयर ट्रैक्ट एंड लंग्स। सो एयर पैसेज में ये सारे पार्ट्स आते हैं, इसको भी हम देखेंगे, और इसमें लंग्स होते हैं। अब ये एक डायग्राम दिया गया है, इससे प्रीवियस टाइम्स में भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है और इन फ्यूचर भी आ सकता है। सो एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। फर्स्ट, ये जो सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जब भी हम फूड को इनगल्फ करते हैं तो एपिग्लोटिस जाके रेस्पिरेटरी पैसेज वाले ट्रैक को क्लोज कर देता है, ताकि फूड हमारा विंड पाइप में ना जा पाए। सो एपिग्लोटिस इज़ अ फ्लैप लाइक कवरिंग, कार्टिलेजिनस कवरिंग एक होता है, फ्लैप लाइक, कवर लाइक, जो कि नेज़ल पैसेज वाले पाथ को क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है हमारा वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये होता है एपिग्लोटिस का फंक्शन। नेक्स्ट, लैरिंक्स। सो लैरिंक्स इज़ अ कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स
इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारा एयर ट्रैक्ट का एक पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज इज ट्रैकिया। नेक्स्ट ब्रोंकी और ब्रोंकस। ट्रैकिया हमारा जाके आगे डिवाइड होता है और उस डिवीज़न वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये दो पार्ट को हमारा दो ब्रोंकस है। देन फर्दर ब्रोंक्यूल्स और ये बलून लाइक एल्व्यूलाई। सो द एयर पैसेज इज़ लाइक ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्व्यूलाई। ये हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये हमारा दो एक मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल टर्म्स हमेशा लंग से रिलेटेड होता है। जब भी तुम एमबीबीएस में आओगे तो तुमको पता चलेगा कि सारे ऑर्गन से रिलेटेड एक साइंटिफिक लैंग्वेज होता है। जैसे कार्डियक मीन्स हार्ट, प्लूरल मीन्स लंग्स। सो आउटर वाले प्लूरल मेम्ब्रेन को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और अंदर वाले प्लूरल मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल प्लूरा। उतना यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तुम सिंपली याद रखो कि ये दो जो मेम्ब्रेन है इनको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। उसके बाद देखो यहाँ पे एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई एक बलून शेप स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होता है। नेक्स्ट हमें प्लूरल फ्लूइड यहाँ पे मार्क किया गया है। सो इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि लंग सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन को होने से प्रिवेंट करता है। और ये ब्रोंक्यूल्स तो मैंने भी बता ही दिया तुमको। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्व्यूलाई। और ये हमारा लास्ट में डायफ्राम है, विच इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर। एंड डायफ्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अगर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन ठीक तरीके से ना हो तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म को ये हैम्पर कर देगा। फिर ये लंग्स, कट एंड ऑफ रिब्स। ये रिब्स का हमारा कुछ कट एंड्स दिखाया गया है। तो मैंने इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दिया, तुम इसका लेबलिंग याद रखना। नेक्स्ट एयर पैसेज। सो एयर पैसेज में दो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। सो कंडक्टिंग पार्ट का काम है हमारा एयर को आउटर एटमॉस्फेयर से जाके एल्व्यूलाई, जो कि मेन साइट है एक्सचेंज का, वहाँ तक पहुँचा देना। उसके बाद तो फिर एक्सचेंज पार्ट में हो जाएगा काम। सो कंडक्टिंग पार्ट विच ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्व्यूलाई। पहला काम है, बहुत सारा फंक्शन है, एक एक पॉइंट बना के याद रखो। फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्व्यूलाई। सेकेंड, clears it from foreign particles. Third, humidifies and brings the air to the body temperature. So conducting part का तीन important function. First, air का transportation तो ये करेगा ही, कहाँ से कहाँ तक, atmosphere to alveoli. Next, transportation के साथ साथ वो उसको clear भी करेगा, clear it from foreign particles. उसके बाद वो उसको humidify करेगा और humidification means उसको वो body temperature में लेके आएगा। अब कंडक्टिंग पार्ट के कुछ पैसेज हैं जो एनसीईआरटी में ऐसे तो थ्योरी के फॉर्म में दिए गए हैं बस, बट इस बुक में, इस एनसीईआरटी निचोड़ बुक में तुमको यही सारा फ़ायदा है कि ये देखो एक तुमको समराइज टेबल फॉर्म में बना के दिया गया है, जिससे तुमको इसको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। सो द पैसेज आर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, देन नेजल पैसेज, देन नेजल चेम्बर और कैविटी, फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूलर डक्ट। सो इसको तुमको याद रखना ही होगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। अब तुम इसको निमोनिक बना के याद रखो या जैसे भी तुमको करना है, पर याद रखो क्योंकि इससे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू मेनी वेरी थिन एंड वेस्कुलराइज्ड एल्व्यूलाई इन लंग्स। तो जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, फर्स्ट में तो ब्रोंकस है, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बहुत सारे पतले पतले बलून लाइक और थिन वेस्कुलराइज्ड एल्व्यूलाई निकलते हैं, जिनका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कार्टिलेजिनस लैरिंग्स, दैट इज साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। सो मैंने अभी तुम्हें बताया कि लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, तो हम वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी कहते हैं, और इसका मेन काम है दैट इट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ड्यूरिंग swallowing, epiglottis, a thin elastic cartilaginous flap closes glottis to prevent the entry of food into larynx, which is a part of respiratory system. अभी मैंने तुम्हें प्रीवियसली एक्सप्लेन भी किया है ये बात। जब भी हम swallowing करते हैं, मतलब हम खाना को निगलते हैं, तो एक पतला सा थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम इपीग्लोटिस कहते हैं, वो क्लोज करता है ग्लोटिस। अब ग्लोटिस क्या होता है? सो ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप के ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं, जिसको इपिग्लोटिस कवर करता है। नेक्स्ट, ट्रैकिया, ऑल ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको तुम याद रखना। तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा कि विच पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर कवर्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ऑप्शन में होगा ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई। तो ये रहा
आंसर इज ट्रैकिया, ऑल ब्रोंकस वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इन सब में इनकम्प्लीट रिंग होता है। कार्टिलेजनस का रिंग तो होता है बट याद रखना कोई वो इनकम्प्लीट होता है। वो जैसे ये रिंग जो तुमको दिख रहा है ये कंप्लीट रिंग नहीं है, ये सिर्फ आगे से है पर पीछे हाफ में वो जाके ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, लंग्स। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। मतलब हमारा जो लंग्स होता है वो एक चेम्बर में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक चेम्बर, और वो डायफ्राम पे रेस्ट करता है, मतलब डायफ्राम पे ले डाउन होता है। इस डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, ये हमारा दोनों लंग्स है। ये जो चेम्बर में प्रेजेंट है इस चेम्बर को हम कहते हैं थोरेसिक चेम्बर, और ये रेस्ट कर रहा है इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर पे जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। राइट लंग हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब। तो जो हमारा राइट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, इसमें एक एक्स्ट्रा लोब होता है। सो राइट लंग हमारा थोड़ा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग है हमारा उसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग का छोटा होने का एक और रीज़न है कि उसमें जो हार्ट है हमारा वो फिटेड होता है, इस कारण से लेफ्ट लंग थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा होता है और राइट लंग बड़ा होता है, जिसके कारण उसमें 3 चेम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट, lungs are covered by double layer pleura, outer parietal pleura and inner visceral pleura। ये जो 2 प्लूरल मेम्ब्रेन है, बाहर वाले को हम कहते हैं आउटर प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाले को विसरल प्लूरा। द प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 2 layers lubricate the surface of the lungs and prevent friction between the membrane। सो इन दोनों जो मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और उसका काम है कि वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन नहीं होने देता है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। अब लंग्स का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, लंग्स किस किस चीज़ से बना होता है। सो लंग कंस्टिट्यूट ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है दैट व्हाट कंस्टिट्यूट लंग्स। सो लंग कंस्टिट्यूट ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। Alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। तो अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट है कंडक्टिंग पार्ट एंड नेक्स्ट इज द एक्सचेंज पार्ट। सो एक्सचेंज पार्ट में क्या आता है, एल्वुलाई एंड देयर डक्ट, और उसके पहले का हर पार्ट जैसे कि नॉस्ट्रिल से लेके इनिशियल ब्रोंकियल्स तक कंडक्टिंग पार्ट में आते हैं, और एल्वुलाई और उसके डक्ट रेस्पिरेटरी पार्ट में आते हैं। अगेन इस बात को ध्यान में रखना, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है दैट कंडक्टिंग पार्ट में हमारा आता है नॉस्ट्रिल टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और एक्सचेंज पार्ट में आता है एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स। सो अब इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एल्वुलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब जो भी मेम्ब्रेन है, जो भी ऑर्गेनल्स है, उसका कुछ एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हमारे होल बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, सिमिलरली अगर किडनी है तो उसका नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। उसी तरह जो हमारा लंग्स है उसका मेन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो होता है एल्वुलाई। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये स्टेप्स भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन और सिंपली ब्रीदिंग। नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड एल्वुलाई एंड ब्लड। नंबर थर्ड, गैस ट्रांसपोर्ट, दैट इज O2 ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। फोर्थ, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, एंड फिफ्थ इज सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। इसको अगर हम सिंपली समझें तो फर्स्ट में आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। सो मान लो हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, अब क्या होगा, ऑक्सीजन को जब हमने इनहेल किया तो पहले तो वो हमारे लंग्स में जाएगा, एल्वुलाई में जाएगा, एल्वुलाई से वो जाके ब्लड में डिफ्यूज़ कर गया ड्यू टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच चुका है तो अब उसका ट्रांसपोर्ट होगा। सो थर्ड वही है गैस ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ O2 ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। अब जब गैस का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कहाँ एक्सचेंज होगा, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ब्लड में हमारा था ऑक्सीजन, तो अब वो ब्लड से निकल के जो टिश्यू में नीड है ऑक्सीजन का वहाँ चला जाएगा। अब जब टिश्यू में पहुँच गया ऑक्सीजन तो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन होगा, जिससे हमारा न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और बायोलॉजिकल वर्क के लिए एनर्जी रिलीज होगा। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसको तुमको एज इट इज़ याद रखना है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और रिमेनिंग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और चैप्टर को रैप अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।